नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल निश्चय एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में 7 अक्टूबर का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा वह भी स्टार्ट कर दी गई है। दिए गए नंबरों पर जो है आप कॉन्टैक्ट करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आज का जो हमारा सेशन रहेगा किस प्रकार रहेगा। तो सबसे पहले आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल का जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद कल का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसको देखेंगे। तो इस प्रकार हमारा आज का सेशन रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण आबादी की संपत्ति के अधिकार अभिलेख तैयार करने के मामले में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला देश भर में प्रथम स्थान पर है। चार ऑप्शन है हरदा, भोपाल, सागर या रतलाम। तो राइट आंसर बनता है मध्य प्रदेश का हरदा जिला स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण आबादी की संपत्ति के अधिकार अभिलेख तैयार करने के मामले में मध्य प्रदेश का यह जो जिला हरदा जिला पूरे देश भर में प्रथम स्थान पर है। तो यह जिला और किस मामले में यह प्रथम स्थान पर है यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है। देख लीजिए इससे जुड़ी जानकारी। तो यह जो हमारा हरदा जिला है यहाँ के 402 गांवों के 57,468 अधिकार अभिलेख केवल 10 माह में जो है आपके तैयार कर दिए गए। और सर्वे और आयुक्त भूलेख अभिलेख की जो वेबसाइट है उस पर सारा डेटा और रिकॉर्ड अपलोड भी जो है आपका कर दिया गया है। यानी कि 10 माह में यहाँ के जो 402 गांव हैं वहाँ के 57,468 अधिकार अभिलेख जो है यहाँ पर मात्र 10 महीने में आपके तैयार कर दिए गए। और स्वामित्व योजना में जो है अभिलेख तैयार करने के मामले में जो हरदा जिला है पूरे देश भर में प्रथम स्थान रखता है। चूंकि यह जो जिला है मध्य प्रदेश का है और स्वामित्व योजना में अभिलेख तैयार करने के मामले में पूरे देश भर में प्रथम स्थान पर है, इसलिए यह जो क्वेश्चन है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी। इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर बात आई है हरदा जिले की। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है आप हरदा जिला जो है मैप में देख लीजिए कि हरदा जिला की जो लोकेशन है वह कहाँ पर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो येलो कलर वाला है यह हमारा हरदा जिला है। इसकी जो सीमाएं आपकी किन किन जिलों से टच होती है या छूती है। तो इस साइड जो है आपका बैतूल जिला है, यहाँ पर होशंगाबाद जिला है। ऊपर की साइड इसके उत्तर में आपका सीहोर जिला है। इस साइड जो है यहाँ पर जो है आपका देवास जिला है। और यहाँ पर जो है आपका खंडवा जिला है। तो इसकी जो सीमाएं हैं 5 जिलों को जो है छूती है। कौन कौन सा हो गया, तो इस साइड आपका बैतूल हो गया, उसके बाद आपका होशंगाबाद यहाँ पर हो गया, सीहोर हो गया, देवास हो गया और खंडवा जिलों से जो है अपनी सीमाओं को टच करता है या इन जिलों से इसकी सीमाएं जो है छूती है। चलिए हरदा जिले से जुड़ी यहाँ महत्वपूर्ण जानकारियाँ और आपको बता देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हरदा जिला जो है आपका कब बना, तो 25 मई 1998 को जो है आपका हरदा जिला बना। और किस जिले से अलग होकर इसको बनाया, किस जिले से अलग होकर हरदा जिला बना, तो होशंगाबाद जिले से अलग होकर जो है आपका हरदा जिला बना था। तो पहली बात कि हरदा जिला कब बना, 25 मई 1998 को बना। किस जिले से अलग होकर बना, तो होशंगाबाद जिले से अलग होकर आपका बना था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि कृषि में उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश के किस जिले को मिनी पंजाब कहा जाता है। तो हरदा जिले को आपका मिनी पंजाब कहा जाता है। साथ ही यहाँ पर देखिए नेमावर नाम का एक जो है धार्मिक स्थल है जो कि हिंदू और जैन धर्म का जो है आपका धार्मिक स्थल है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि नेमावर धार्मिक स्थल आपका किस जिले में स्थित है, तो हरदा जिले में स्थित है। हरदा में ही जो है आपका कान्हा बाबा का मेला लगता है। और हरदा में किस जिले में लगता है, कहाँ किस स्थल पर लगता है या किस स्थान पर लगता है, तो सोडलपुर में लगता है। बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य भी आपका कहाँ पर है, हरदा जिले में है। सर्वाधिक औसत कृषि जोत वाला जिला कौन सा है, तो आपका हरदा जिला है। और मकड़ाई का किला आपका कहाँ पर स्थित है, तो यह भी आपका हरदा में स्थित है। तो यहाँ से जो है आपको कहीं ना कहीं इन जो फैक्ट आपको बताएं यहाँ से कुछ ना कुछ जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यह थी हरदा जिले से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन भी हमारा स्वामित्व योजना से ही संबंधित है। यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अक्टूबर यानी कि कल के दिन स्वामित्व योजना में मध्य प्रदेश के कितने जिलों के 3,000 ग्रामों में 1,71,000 हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख का वितरण किया है? तो राइट आंसर बनता है 19 जिलों के जो 3,000 ग्राम है वहाँ के जो हितग्राही है 1,71,000 हितग्राही, उनको अधिकार अभिलेख का जो है आपका वितरण किया है। तो देखिए आपने देखा भी होगा कि कई जिलों में जो है स्वामित्व योजना से संबंधित कुछ कार्यक्रम भी जो है विभिन्न स्थलों पर जो है आपका आयोजित किए गए थे, और इसके अंतर्गत जो हितग्राही थे उनको अधिकार अभिलेख भी जो है आपके जो है वितरित किए गए या अधिकार अभिलेख जो है उनको प्रदान किए गए थे। तो कितने जिलों के? तो 19 जिलों के जो 3,000 ग्राम है वहाँ के 1,71,000 हितग्राहियों को जो है यह अधिकार अभिलेख आपके जो है वितरित किए गए। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। तो देखिए यह 19 जिलों में तो यह जो अभिलेख है इनका वितरित किया गया। साथ ही सीहोर, हरदा और डिंडोरी जिले के जो हितग्राही थे उनसे जो है वर्चुअल संवाद किया। और किसने किया? तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा जो है वर्चुअल संवाद भी किया गया। साथ ही देखिए मध्य प्रदेश में इसी से संबंधित एक अभियान भी आपका चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 17 से 7 अक्टूबर तक चलाया जा रहा अभियान जन कल्याण और स्वराज अभियान में स्वामित्व योजना का राज्य स्तरीय कार्यक्रम भी जो है आपका हरदा जिले में आयोजित किया गया था, और इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आपके शामिल हुए थे। तो दो क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनते हैं कि जो स्वामित्व योजना है उसके तहत जो है कितने जिलों के हितग्राहियों को जो है यहाँ पर अभिलेख आपके वितरित किए गए? तो 19 जिलों के। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि जन कल्याण और स्वराज अभियान मध्य प्रदेश में कब से कब तक चलाया जा रहा है? तो 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक आपका चलाया जा रहा है। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी। चलिए यहाँ पर बात आई है स्वामित्व योजना की। तो स्वामित्व योजना की शुरुआत कब हुई, उसके अंतर्गत लाभार्थियों को क्या लाभ दिया जा रहा है, उससे जुड़ी भी जानकारी यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो बात करें कि स्वामित्व योजना की शुरुआत आपकी कब हुई थी, तो 24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वामित्व योजना को आपका शुरू किया गया। तो डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है जो योजनाएं होती है चाहे केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की, उनकी जो शुरुआत है वह कब हुई थी, यह डेट एग्जाम में देखने को आपको मिलती है, और पिछली जो एग्जाम्स हुई उनमें पूछा भी गया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि स्वामित्व योजना की शुरुआत कब हुई, तो आप डेट अच्छे से याद रख सकते हैं 24 अप्रैल 2020 को। और 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है, तो पंचायती राज दिवस जो है आपका मनाया जाता है। तो यह तो स्वामित्व योजना कब शुरू हुई उसकी डेट हो गई, और किसके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया, तो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स यानी कि संपत्ति या भूमि का अधिकार देने के लिए संपत्ति कार्ड का जो है वितरण किया जाना। तो इसका प्रमुख उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनको रिकॉर्ड ऑफ राइट्स यानी कि भूमि का अधिकार देने के लिए संपत्ति कार्ड जो है आपका वितरण किया जाना। और अभी हाल ही में हमने पढ़ा कि इसके अंतर्गत जो है अभिलेख आपके वितरित भी किए जा चुके हैं। इस योजना से देश के गांवों में लोगों को उनकी आवासीय जमीन का मालिकाना हक आपका दिया जाएगा। किसानों समेत गांव वालों को उनकी जमीन का हक दिलाने के लिए नई तकनीकों का भी जो है आपका इसके अंतर्गत इस्तेमाल किया जाएगा। आपने देखिए अगर आपने अपने गांव में देखा होगा तो जो राजस्व विभाग है उसका एक अमला आता है, उसकी एक टीम आती है और ड्रोन के माध्यम से पूरे गांव की जो है आपकी भूमि भी जो है नापी जाती है। तो इस प्रकार का जो अगर आपने देखा होगा तो आपको अच्छे से होगा। और वो जो टीम आई थी वह स्वामित्व योजना के तहत ही जो है आपकी आई थी, और वह जो है गांव गांव जाकर जो है ड्रोन के माध्यम से सर्वेक्षण कर रही है। तो इससे क्या फायदा होगा कि उनको जो लोग हैं उनको आवासीय हक मिल जाएगा, उनका आवासीय जमीन का मालिकाना हक भी जो है मिल जाएगा, और उसके लिए उनको संपत्ति कार्ड भी जो है वितरित कर दिया जाएगा। तो यह थी स्वामित्व योजना से जुड़ी जानकारी है। एक बार और रिपीट कर देते हैं, शुरुआत कब हुई थी, 24 अप्रैल 2020 को इसकी शुरुआत होती है। इसका उद्देश्य है कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जो है आपका देना, और इसके अंतर्गत जो है नई तकनीकों का भी इस्तेमाल आपका किया जा रहा है। तो अगर आप एमपीपीएससी अगर मेन से लिखते हैं और उसमें आ जाता है कि स्वामित्व योजना के बारे में लिखिए 3 नंबर में, तो तीनों के तीनों जो फैक्ट है यहाँ पर आपको बताए, तीनों के तीनों पॉइंट आप वहां पर लिख आएंगे, तो 3 में से 3 नंबर आपके वहां पर मिल जाएंगे। तो यह थी स्वामित्व योजना से जुड़ी जानकारी है। अगला क्वेश्चन है राजस्व अभिलेखों में दर्ज
त्रुटियों को सुधार के लिए मध्य प्रदेश का राजस्व विभाग कब से कब तक शुद्धिकरण पखवाड़ा जो है आपका मनाएगा? तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है 1 नवंबर से 15 नवंबर तक मध्य प्रदेश का जो राजस्व विभाग है राजस्व अभिलेखों में जो दर्ज त्रुटियां या जो गलतियां है उसमें सुधार करने के लिए शुद्धिकरण पखवाड़ा जो है आपका 1 नवंबर से 15 नवंबर तक मनाएगा। तो यह जो शुद्धिकरण पखवाड़ा है किसके द्वारा मनाया जा रहा है? राजस्व विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो है इसको मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत क्या होगा, क्या इसका लाभ मिलेगा, वो यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो राजस्व अभिलेखों में दर्ज त्रुटियों को सुधार के लिए प्रदेश का राजस्व विभाग एक नया प्रयोग करने जा रहा है, जिसके अंतर्गत राजस्व अभिलेखों में सुधार के लिए प्रदेश के स्थापना दिवस यानी कि 1 नवंबर से 15 नवंबर तक शुद्धिकरण पखवाड़ा जो है आपका मनाया जाएगा। शुद्धिकरण पखवाड़े में त्रुटियों को राज्य स्तर पर और कुछ को जिला स्तर पर भी आपका सुधारा जाएगा। यानी कि देखिए, आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि जो कोई एक व्यक्ति होता है उसका आधार कार्ड में नाम अलग होता है और जो अभिलेख होते हैं यानी कि उसके जो भूमि के दस्तावेज होते हैं उसमें उसका नाम अलग होता है। तो इस प्रकार की जो त्रुटियां होती है उसके कारण वो शासन की कुछ योजनाओं का लाभ नहीं ले पाता है, चाहे वह केंद्र सरकार की योजना हो या फिर राज्य सरकार की योजना हो, तो उसका लाभ नहीं ले पाता है। इसलिए जो है इस प्रकार का शुद्धिकरण पखवाड़ा जो है मध्य प्रदेश में चलाया जाएगा। 1 नवंबर से 15 नवंबर तक मध्य प्रदेश के राजस्व विभाग के द्वारा इसको चलाया जाएगा। इस पखवाड़े में मुख्य रूप से नामांतरण और भूमि स्वामी का नाम आधार कार्ड अनुसार जो है आपका सुधारा जाएगा, क्योंकि इसमें त्रुटि के कारण कई बार किसानों को जो पीएम किसान सम्मान निधि है जिसके अंतर्गत आपके 6,000 रुपए 3 किस्तों में दिए जाते हैं और सीएम किसान योजना जो जिसमें कि 4,000 रुपए मुख्यमंत्री जो किसान सम्मान निधि है उसके तहत जो है आपके प्रदान किए जाते हैं, तो इस योजना का लाभ जो है उनको नहीं मिल पाता है। तो इन्हीं शासन की जो योजनाएं होती है उनका लाभ दिलाने के लिए इस प्रकार का जो पखवाड़ा है मध्य प्रदेश में 1 नवंबर से 15 नवंबर तक आपका शुद्धिकरण पखवाड़ा मनाया जाएगा। और किस विभाग के द्वारा इसको जो है मनाया जाएगा? तो जो मध्य प्रदेश का राजस्व विभाग है उसके द्वारा इसको मनाया जाएगा। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी। चलिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। यहाँ पर बात आई है मध्य प्रदेश भू राजस्व की, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बता देते हैं कि जो मध्य प्रदेश भू राजस्व मंत्री है वर्तमान में वह कौन है। तो राजस्व एवं परिवहन मंत्री मध्य प्रदेश शासन के कौन है? तो श्री गोविंद सिंह राजपूत। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि मध्य प्रदेश भू राजस्व मंडल का गठन आपका कब होता है? तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश भू राजस्व मंडल का आपका गठन किया जाता है। और मध्य प्रदेश भू राजस्व मंडल का जो मुख्यालय है आपका कहां पर है? तो ग्वालियर में स्थित है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि अधिकांशतः जो आपके विभाग होते हैं उनका मुख्यालय या तो इंदौर में होता है या फिर आपका भोपाल में देखने को मिलता है, लेकिन जो मध्य प्रदेश का भू राजस्व मंडल है इसका जो मुख्यालय है आपका ग्वालियर में है। और यह जो है एक यूनिक है, इसलिए जो है यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना आपकी बनती है। और जो पिछले एग्जाम्स हो चुके हैं उनमें यह क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी। इसी के साथ हमारा आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। उसके पहले यहाँ पर आपको बता देते हैं कि अगर आप मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के ऑफलाइन बैचेस जो है ज्वाइन करना चाहते हैं तो यह जो है 4 अक्टूबर से आपकी शुरू हो चुकी है। और अगर आप इस बैच को ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर जो है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए नेशनल लेवल का करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ घोषणाएं यहाँ पर हुई है, वह यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो अमेरिका के डेविड जूलियस और अर्डेम पटापोटियम को संयुक्त रूप से किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2021 देने की घोषणा जो है आपकी की गई है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार है 2021 का, वह जो है इनको यहाँ पर दिया जाएगा और दिए जाने की जो है घोषणा यहाँ पर कर दी है। तो यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि डेविड जूलियस और अर्डेम पटापोटियम को किस क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार 2021 का मिलेगा? तो मेडिसिन के क्षेत्र में आपका मिलेगा। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। तो अमेरिका के डेविड जूलियस और अर्डेम पोटियन को संयुक्त रूप से मेडिसिन क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई है। दोनों को यह पुरस्कार तापमान और स्पर्श के रिसेप्टर्स पर खोजों के लिए जो है आपका दिया जाएगा। इस पुरस्कार की घोषणा नोबेल कमेटी के महासचिव थॉमस पर्लमैन ने जो है आपकी की है और यह जो है अभी घोषणा की गई है। इनको यह पुरस्कार आपका कब दिया जाएगा? तो 10 दिसंबर को जो है यह पुरस्कार आपका दिया जाएगा, क्योंकि प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को आपके नोबेल पुरस्कार जो है दिए जाते हैं। इनकी घोषणा जो
है पहले ही आपकी कर दी जाती है। तो मेडिसिन के क्षेत्र में किनको मिलेगा, तो डेविड जूलियस और अर्डेम पटापोटियन को जो है यह जो मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से आपका दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन भी यहाँ पर जो है नोबेल पुरस्कार से ही संबंधित है। क्वेश्चन है कि यूकेरो मोनेबो, क्लाउस हेसलमैन और जियो पेरिसी को किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई है। तो इनको किस क्षेत्र में मिलेगा, तो इनको जो है भौतिकी के क्षेत्र में जो है यह आपका पुरस्कार दिया जाएगा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर बनता है वह बनता है भौतिकी के क्षेत्र में। और कितने लोगों को दिया जाएगा, तो 3 लोगों को दिया जाएगा। चलिए देख लेते हैं इनसे जुड़ी जानकारी। तो अमेरिका के डेविड जूलियस और अर्डेम पटापोटियन को संयुक्त रूप से मेडिसिन क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई है। दोनों को यह पुरस्कार तापमान और स्पर्श के रिसेप्टर्स पर खोजों के लिए जो है आपका दिया जाएगा। और ये जो पुरस्कार है किसके द्वारा की गई है इसकी घोषणा, तो महासचिव थॉमस पर्लमैन के द्वारा जो है की गई है। देखिए यह विवरण इसका यहाँ पर रिपीट हो गया है। आपको इतना याद रखना है कि मेडिसिन के क्षेत्र में भौतिकी के क्षेत्र में किसको दिया जा रहा है, तो यूकेरो मोनेबो को, क्लाउस हेसलमैन को और जियो पेरिसी को जो है यह इस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। और इसकी भी जो घोषणा है थॉमस पर्लमैन ने की है। हालांकि यह यहाँ पर विवरण रिपीट हो गया है, इसको जो है आपको पीडीएफ में सही करके दे दिया जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर बात आई है नोबेल पुरस्कार की। तो नोबेल पुरस्कार से जुड़े कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट आपको यहाँ पर बता देते हैं जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि जो नोबेल पुरस्कार है यह देने की जो है आपके कब से जो है नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को नोबेल फाउंडेशन के द्वारा जो है आपके नोबेल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। कहाँ पर दिए जाते हैं, तो स्वीडन के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। और इनकी शुरुआत कब हुई, तो वर्ष 1901 से जो है आपके इनकी शुरुआत हुई है। तो 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष आपके नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। कहाँ पर दिए जाते हैं, स्वीडन के स्टॉकहोम में जो है आपके दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर बनेगा कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार आपका दिया जाता है इसकी शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत वर्ष 1968 में आपकी हुई थी। ध्यान रखिएगा, देखिए जितने भी आपके यहाँ पर जिन भी क्षेत्रों में आपके यहाँ पर नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं सभी के सभी स्वीडन के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। इसको छोड़कर, यानी कि जो शांति का नोबेल पुरस्कार है इसको छोड़कर सभी के सभी नोबेल पुरस्कार आपके स्वीडन के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। लेकिन जो शांति का नोबेल पुरस्कार है नॉर्वे के ओस्लो में आपका दिया जाता है। इसलिए यह जो फैक्ट है हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, तो मलाला यूसुफजई है। और यह कहाँ से बिलोंग करती है, तो यह पाकिस्तान से बिलोंग करती है। और इनको कब दिया गया, तो 2014 में दिया गया। और किस क्षेत्र में दिया गया, तो शांति के क्षेत्र में दिया गया। इन्हीं के साथ जो हमारे मध्य प्रदेश के कैलाश सत्यार्थी थे उनको भी शांति का नोबेल पुरस्कार, इन दोनों को जो है आपका संयुक्त रूप से वर्ष 2014 में प्रदान किया गया था। वहीं अगला क्वेश्चन बनेगा कि सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन है जिनको कि नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो 97 साल के गुड इनफ जो है इनको पिछली बार यानी कि 2019 का जो है आपका नोबेल पुरस्कार रसायन के क्षेत्र में आपका दिया गया था। तो यहाँ से संबंधित है कुछ प्रमुख फैक्ट नोबेल पुरस्कार से संबंधित आपको यहाँ पर बता दिए है। और इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में देखने को आपको जरूर मिलेगा। चलिए यहाँ पर तो हमने देख लिया है यह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट नोबेल पुरस्कार से संबंधित है। कुछ और उन व्यक्तियों के नाम यहाँ पर आपको बता देते हैं जो कि भारतीय है या भारतीय मूल से संबंधित है और उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो किस वर्ष उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, किन्हें दिया गया और किस क्षेत्र में दिया गया, वह यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले भारतीय जिन्हें कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया वह थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर। उनको और इनको किन क्षेत्र में दिया गया, साहित्य के लिए दिया गया। और कब दिया गया, तो वर्ष 1913 में प्रदान किया गया। उसके बाद 1930 में सीवी रमन को भौतिकी के लिए जो है आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1968 में हरगोविंद खुराना को जो है चिकित्सा यानी कि मेडिसिन के लिए दिया गया। 1979 में मदर टेरेसा को शांति के लिए जो है आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में इनको दिया गया। उसके बाद 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया गया। 2001 में वीएस नायपाल को दिया गया साहित्य के लिए। 2009 में वेंकटरमन रामाकृष्णन को दिया गया रसायन के लिए। और 2014 में कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए जो है आपका यह पुरस्कार दिया गया। वहीं देखिए 2019 में यह पुरस्कार दिया गया था अभिजीत बनर्जी को। और किस क्षेत्र में दिया गया, तो उनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया। और यह जो है आपके भारतीय मूल के अमेरिकी थे, इनको जो है 2019 का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार
पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ पर वह व्यक्ति आपको बता दिए गए जो कि भारतीय है या भारतीय मूल के हैं, जिन्हें कि आपका नोबेल पुरस्कार यहाँ पर दिया गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि अभी तक के कितने भारतीय या भारतीय मूल के जो आपके हैं उनको पुरस्कार दिया गया, तो उनके नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो उनकी संख्या आपकी 10 है। उनके नाम यहाँ पर आपको बता दिए, कब दिया गया और किस क्षेत्र में दिया गया आपको बता दिया। इसका स्क्रीनशॉट जो है अपने पास आप अपना रख लीजिए, ताकि इसको 2 से 3 बार अगर आप रिवाइज करते हैं तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। क्योंकि कई बार एग्जामिनर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को जो है नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। तो जो जिनको जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया वह अगर आपको यहाँ पर याद होंगे, तो जिसको नहीं दिया गया वह आप आसानी से पहचान पाएंगे। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी। इसी के साथ हमारा नेशनल लेवल का भी करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। कल का जो हमने मध्य प्रदेश का और नेशनल लेवल का करंट अफेयर्स देखा था, उसका एक बार यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस बोर्ड के द्वारा पंचमढ़ी मैराथन का तृतीय संस्करण जो है आयोजित किया गया। तो मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के द्वारा जो है इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि संस्कृति और अध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर त्रैमासिक पत्रिका मौज नर्मदा का विमोचन किया। यह जो है आपकी यानी कि मौज नर्मदा त्रैमासिक पत्रिका किस अकादमी के द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय नारी सशक्तिकरण संघ दिल्ली द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश गौरव रत्न से किसे सम्मानित किया गया। तो संध्या मालवीय जी को जो है इससे सम्मानित किया गया। और यह जो है आपकी कहाँ पर पदस्थ है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू में जो है यह आपके वर्तमान में पदस्थ है। अगला क्वेश्चन है अरब सागर में आए तूफान शाहीन ने भारत के गुजरात और महाराष्ट्र को प्रभावित किया। इस तूफान का नाम शाहीन जो है किस देश के द्वारा रखा गया। तो जो कतर है उसके द्वारा इसका नाम शाहीन आपका रखा गया। अगला क्वेश्चन है विश्व के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में आपका हुआ था। तो यह जो है आपका लद्दाख में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखा था कि मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है। तो यह जो है आपका भारत और श्रीलंका के बीच आपका आयोजित हुआ है। इसी के साथ हमारा आज का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है वह यहाँ पर कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।